मराठी भाषी संगीतकार मधुर परवल पिछले 18 वर्षों से देश के हर राज्य के फोक इंस्ट्रूमेंट, फोक म्यूजिक व उनके कलाकारों को नया जीवन देने के लिए काम कर रहे हैं। उनके पास करीबन 150 फोक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हैं और 150 से अधिक फोक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को बजाने में भी वह माहिर हैं। मधुर परवल हर राज्य की यात्रा कर फोक म्यूजिशियन से मिल उनसे उनके यहाँ का म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजना सीखने के साथ ही उनकी कला को फैलाने व उनके इंस्ट्रूमेंट को संगीत के शौकीनों तक पहुंचाने के लिए भी काम कर रहे हैं। उनके पास कई अद्भुत किस्म के ट्राइबल फोक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हैं। मधुर परवल ने फिल्मी संगम चैनल पर न सिर्फ इन फोक इंस्ट्रूमेंट को बजाकर दिखाया बल्कि इनसे जुड़ी कई रोचक बातों पर भी बात की, जिसे हम फिल्मी संगम चैनल पर 3 अलग अलग एपिसोड में टेलीकास्ट कर रहे हैं। इस पहले भाग में मधुर परवल की फोक म्यूजिक व इंस्ट्रूमेंट में रुचि से लेकर राजस्थान के रावण हत्था सहित कुछ अन्य इंस्ट्रूमेंट पर बातचीत की है। मधुर परवल जी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्ते जी, धन्यवाद। मधुर, आप अपने बारे में बताएं, इस लाइन में मतलब फोक संगीत में आना कैसे हो, जबकि लोग फोक संगीत से आजकल दूर भागते हैं। तो हुआ ऐसे कि मेरा जन्म तो वैसे मुंबई का है हमारा, और जब से जन्म मेरा हमारे फैमिली में कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है संगीत का कि मैं उसमें पला बड़ा हूँ कि कोई साज बजा रहे कोई गा रहे, ऐसा कुछ नहीं है। तो हाई स्कूल खत्म करने के तो मैं कहूँगा कि काफी टाइम तक मैंने म्यूजिक सुना नहीं। वैसे मेरा एक ही सोर्स हुआ करता था सुनने के लिए, कि वो था कि मेरे पापा सुभाष पडवल जी, उनको उनका रेडियो सुनने से बहुत मन लगता था। सुबह सुबह के टाइम पे जब वो मतलब हमारा प्रिंटिंग का प्रेस था, चला था ये दादाजी के टाइम पे पहले से प्रिंटिंग का प्रेस। तो पापा जब भी सुबह ऑफिस जाते थे तो उनका एक टाइम का वो शेड्यूल रहता था जिससे वो उनको रेडियो का सुनना पसंद है, कि जैसे शेविंग कर रहे हैं उनका सुबह का सब रूटीन में वो रेडियो चालू है, तो उनको पता है कि टाइम क्या हो रहा है बेसिकली। तो वो रेडियो जितना कान पे आता था उतना ही एक सुनना होता था कुछ, और ऐसा कल्चर नहीं कि हम ज्यादा फिल्में देखते थे बचपन या गाने सुनते थे, कुछ नहीं। सिर्फ एक चीज थी कि स्कूल में मुझे लगता है कि शायद 5वीं या 6th स्टैंडर्ड में जब भी बेंच बजाना ये मेरा फेवरेट काम था। अच्छा। जब रिसेस हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, मैं बेंच बजाते रहता था। टेबल बजाना, बेंच बजाना, कुछ तो रिदम चालू रहता। और इसका अट्रैक्शन मुझे होता था क्योंकि मुंबई में जो गणेश उत्सव रहता है या नवरात्रि उत्सव रहता है, वो जो उस दौरान जब भी आगमन या विसर्जन हो तो बड़े बड़े ढोल, ताशा और अलग अलग जो बैंजो बोलते हैं यहाँ पे, वो बैंजो को सुनते मतलब रास्ते के कोने में खड़ा रह के सुनना, इतना ही मेरा पर्सनल म्यूजिक से एक्सपोजर इतना ही था। अच्छा। कि परिचय इतना ही था कि वो बज रहा है, वो रिदम पैटर्न क्या बज रहे हैं, वो कभी बजाने का उनसे थोड़ा ही, भाई मैं ड्रम बजा सकता हूँ क्या आपके साथ, ये इधर तक था स्कूल खत्म होने तक। और ऐसा लगे स्कूल के मैं कहूंगा कि कुछ आखिरी 1-2 सालों में हमारे स्कूल में कुछ फेस्ट होते थे, फन एंड फेयर होते थे। तो फन एंड फेयर में कुछ ऐसे बच्चे जो पहले से सीखते थे, कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट सीख रहे, गाना सीख रहे, उनका एक बैंड फॉर्म होता था जो कि वहां पे परफॉर्म करते थे। तो उसमें मेरा एक दोस्त था, तो मैं उसको हमेशा कहता था कि यार मुझे बहुत पसंद है ये सब, ऐसे तुम लोग जो करते हो मुझे पसंद है, तो मैं आपके साथ ज्वाइन हो जाऊंगा। तो वो पूछते थे तुम क्या बजाओगे, बोला कोई एक ड्रम दे दो मैं बजा दूंगा, क्योंकि मैं रास्ते पे वो लोग के साथ, मेरे जितने भी लोग हैं उनके साथ बजा देता हूँ। ऐसे करते करते धीरे धीरे वो शुरू हो गया, मेरी एक जर्नी शुरू होगी। मैं कहूंगा इंट्रोडक्शन, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था मेरे लिए कि म्यूजिक के साथ। और जब भी 10th स्टैंडर्ड के बाद जैसे एक बड़ा वेकेशन होता है, कॉलेज शुरू होने के पहले, जूनियर कॉलेज शुरू होने के पहले वेकेशन, तो मैंने मेरे मम्मी को कहा था, इनका नाम सुनीता पडवल जी है, उनको मैंने मम्मी को कहा कि यार मुझे अपना गिटार दिलवा दो, क्योंकि अच्छा, मुझे ये समर वेकेशन में कुछ तो करना है। मुझे एक दो तीन चीजों से जो लगाव था वो मतलब क्रिकेट था, क्योंकि मैं क्रिकेट बहुत खेलता था पहले से, और चेस खेलना, ये सब स्पोर्ट्स में मैं काफी एक्टिव था। पर म्यूजिक बेंच के अलावा मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट था नहीं वैसे। और एक था सिर्फ वो छोटा सा जो खिलौना वाला कैसियो का कंपनी का जो कीबोर्ड आता है, सिंथेसाइजर कीबोर्ड बोल सकते हैं, वो था, उतना ही था। तो मैंने कहा कि मुझे गिटार दिलवा दो आप, हो सके तो मैं सीखने की कोशिश करूंगा ताकि एक हॉबी, एज अ हॉबी कुछ डेवलप करूं। और फिर वहां से एक्चुअली जर्नी शुरू होगी मेरी। और काफी सालों तक मतलब जैसे कॉलेज में कुछ दोस्त मिले जिनकी तालीम थी संगीत से, क्लासिकल सीखे हुए दोस्त मिले, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स काफी सालों से बचपन से सीख रहे ऐसे दोस्त मिले। फिर इनके साथ रह के वो उनका व्यू पॉइंट्स क्या है समझ के, ऐसे करते करते मेरा एक लाइकिंग बढ़ने लग गया
और मेरा पहले से एक चीज था कि मुझे ड्राइंग का एक बहुत शौक था, अच्छा मतलब अच्छे से ड्राइंग का शौक था। तो मेरा डिसाइड तो पहले से हुआ था कि अपने को करना क्या है, तो एक तो फाइन आर्टिस्ट बनना है तो वो डिसाइड था। तब तक संगीत का एज अ करियर ऑप्शन मैंने कुछ डिसाइड किया नहीं था। मैंने कहा चलो ठीक है, तो फाइन आर्टिस्ट बनना है तो जेजे स्कूल ऑफ आर्ट की अपने को एंट्रेंस देनी है। तो 11th और 12th स्टैंडर्ड के बाद उसकी एक एंट्रेंस एग्जाम होती थी उस टाइम, अभी भी शायद होती होगी, मुझे पता नहीं अभी प्रोसीजर क्या, पर 11th और 12th स्टैंडर्ड के बाद जेजे की डिग्री के लिए एंट्रेंस एग्जाम होती थी। फिर उधर आप सिलेक्ट हो जाओगे, फिर वो डिग्री कॉलेज के लिए आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो, बेसिकली आपको एडमिशन मिलेगा। तो वो 11th और 12th कहीं से पास करना है टाइम, ताकि मैं वो एग्जाम दे पाऊं। तो मैंने इसके लिए रुइया महाविद्यालय जो है अपना रामनिवास रामनारायण रुइया विद्यालय, उसमें मैंने एडमिशन ली थी आर्ट्स डिपार्टमेंट, ताकि मतलब पढ़ाई का बोझ ज्यादा ना हो, मैं मेरे ड्राइंग पे कंसंट्रेट कर सकूं और म्यूजिक रियाज कर सकूं। ऐसा एक प्लानिंग से मैंने आर्ट्स में एडमिशन ले रखी थी। वहां से ये अच्छे अच्छे कुछ दोस्त मिले जिनकी तालीम बहुत तगड़ी थी, उनके साथ रह के डिस्कशंस करके कि मैं अगर कुछ वेस्टर्न म्यूजिक का भी नया नया सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, उनके इंडियन म्यूजिक के क्या इन्फ्लुएंसेस है, क्या वो लोग सुनना चाहते हैं, क्या सुन के वो लोग सीखते हैं, ये सब डिस्कशन हम लोग दिन में मतलब 7-7 8-8 घंटे रियाज करते थे एक साथ। अच्छा। और वहां से एक इंटरेस्ट पकड़ लिया म्यूजिक की साइड से। मैं कहूंगा दोनों साइड पैरेलली चल रही थी, आर्ट वाला साइड और म्यूजिक वाला साइड। और म्यूजिक वाला साइड ने उस दौरान में थोड़ा ज्यादा पिकअप कर लिया। आपने कहा कि दोस्तों से 7-8 घंटे रियाज करते थे आप, हाँ म्यूजिक को भी। हाँ। किस तरह के इंस्ट्रूमेंट पर रियाज होता था और किस ढंग की चर्चाएं होती थी? उस दौरान मैं सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट वैसे बजाता था क्योंकि मैं गिटार सीख रहा था, तो मैं गिटार ही बजाता था। बाकी कुछ मेरे दोस्त थे जो तबला बजाते थे, कुछ दोस्त थे जो अलग अलग परकशन बजाते थे, कुछ कीबोर्ड बजाते थे। तो हम लोगों ने मिलकर एक बैंड फॉर्म किया था, मैं गिटार बजाता था। तो अब गिटार में क्या है कि गिटार में अगर वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से मैं उसको सीख रहा हूं, पर मेरे दोस्त तो इंडियन सीख रहे। अब नोट संगीत के जो सुर है वो एक्चुअली 12 सुर और बाकी के उनके बीच में की श्रुति जिसको कहते हैं। तो ये जो 12 सुर जो है मेन, ये वेस्टर्न म्यूजिक के भी सेम है, ये कॉन्टिनेंटल म्यूजिक के भी, ओरिएंटल म्यूजिक के भी सेम है, ट्रेडिशनल म्यूजिक में भी मतलब सेम, मतलब ये 12 सुर के अंदर ही म्यूजिक सब बन रहा है यूनिवर्स का। तो अभी इंडियन क्लासिकल का कोई एक राग हो तो वो राग जिस तरह से चल रहा है उसके क्या सुर है, ये मेरे दोस्त ने सब कुछ मुझे बताया। तो मेरा वो एक मेरी एक लाइकिंग हो गई, बेसिकली मुझे अच्छा लगने लगा कि मैं वो सुर गिटार पे बजा के देखूं तो कैसे लगे। तो ये डिस्कशन हमारे चलती रहती थी कि ये राग को हम लोग अगर ये वेस्टर्न पैटर्न के हिसाब से बजाए तो उसका फ्यूजन मेटल या क्या हो सकता है। ये हम लोग 7-7 8-8 घंटे यही करते रहते थे, क्योंकि हम लोग को एज अ कॉलेज में भी एज अ कल्चरल डिपार्टमेंट जो होता है, तो रुइया कॉलेज का कल्चरल डिपार्टमेंट उस वक्त काफी मतलब स्ट्रांग और मैं कहूंगा कि मतलब बहुत अच्छा माहौल हुआ करता था। और इस अच्छे माहौल में पलना बढ़ना है, ये सबसे बेनिफिशियल, मैं एक बात को मान के चलता हूँ मेरे लाइफ की, जो भी मतलब जो मोड़ लिया है मेरे लाइफ ने। वरना मैं आज जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में मुझे एडमिशन मिली थी और उसके बाद में फाइन आर्टिस्ट या कमर्शियल आर्टिस्ट होके मेरा पूरा अलग कुछ फ्यूचर हो जाता था। बट वो रुइया कॉलेज के टाइम जो मैंने 2 साल स्पेंड किए पहले, और ऐसा हुआ कि 2 साल के बाद तो मुझे जाना था जेजे आर्ट स्कूल जाना था, बट वहां पे इतना लगाव हो गया दोस्तों के साथ, वो प्रोफेसर लोगों के साथ, कि उन्होंने मुझे जाने ही नहीं दिया एंड तक। उन्होंने कहा कि यार तू अभी 2 साल तो है, तो अभी काम कर ले, डिग्री कॉलेज में एडमिशन ले ले और फिर आप ये कर लो, फेस्टिवल्स कर लो, कॉम्पिटिशन कर लो, कॉलेज को रिप्रेजेंट कर लो। मैंने कहा सर मेरा प्लान तो ऐसा था नहीं मेरा प्लान तो बना है मुझे अप्लाइड आर्ट्स करके एडवर्टाइजिंग या फिर फाइन आर्टिस्ट बनना है। फिर मैंने बोला चलो कुछ इसमें से कुछ रहा, क्योंकि 2 डिग्री कॉलेज एक साथ नहीं कर सकते आप। तो इसके लिए मुझे जेजे का सपना थोड़ा उधर ही रुकाना पड़ा, बेसिकली उसको सपना थोड़ा मेरा वो मतलब प्लान चेंज करना पड़ा बोलूंगा। और मैंने ले लिया एडमिशन एलएस रहेजा स्कूल ऑफ आर्ट्स में, जो कि डिप्लोमा कॉलेज था। अब मुझे एडवांटेज यहाँ पे ऐसा हुआ कि डिप्लोमा कॉलेज और एक डिग्री कॉलेज दोनों एक साथ कर सकते हो आप। तो फिर मैं सुबह से दोपहर तक वो रहेजा कॉलेज में जाता था, आर्ट स्कूल में मेरे वहां पे, और फिर दोपहर के बाद वापस रुइया चला जाता था जहाँ पे मेरी डिग्री कॉलेज में एडमिशन थी, तो सिर्फ कल्चरल के एक्टिविटीज करने और स्पोर्ट्स खेलने। तो ये 2 चीज के लिए मैं जाता था। और ये हमारी डिस्कशंस काफी टाइम तक यही होती थी कि इंडियन म्यूजिक को और वेस्टर्न म्यूजिक को फ्यूज करके क्या कर सकते हैं, और उसमें मेरा इंडियन म्यूजिक के लिए एक लगाव बढ़ गया मैं कहूंगा। फिर उसके बाद एक दौर आया कि 2009 के आसपास एमटीवी, जो इंडिया का एमटीवी चैनल उस टाइम बहुत पॉपुलर था, बहुत पॉपुलर। एमटीवी पे निकला था एक शो कुरकुरे देसी बीट रॉक ऑन करके शो निकला था एक, रॉक ऑन। तो उसका मैंने ऑडिशन दिया था। अच्छा। और वो ऐसे आर्टिस्ट ढूंढ रहे थे जो ये फ्यूजन स्टाइल का मटेरियल कर रहे हो,
तो उसमें मैंने ऑडिशन दिया था, उन्होंने 10 गिटार प्लेयर पूरे इंडिया से, 10 कीबोर्ड प्लेयर, 10 सिंगर, 10 ड्रमर और 10 मिक्स म्यूजिशियंस, ऐसे 50 टोटल आर्टिस्ट को पूरे इंडिया से सिलेक्ट किया था। उसमें मैं सिलेक्ट हो गया। अच्छा। अब ये बात है 2009 की। तो वो सिलेक्शन की वजह से मुझे घर वालों को, मतलब मेरे मम्मी पापा और मेरे फैमिली को मतलब कन्विंस करने के लिए इजी हो गया कि भाई अगर मैं इतने जल्दी मतलब रियाज करके अगर ये कुछ अचीव कर सकता हूँ आप पूरा इंडिया से, क्योंकि MTV जैसे चैनल पे सिलेक्ट होना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इसी में करियर कर। और फिर वहां से पूरी स्टोरी मतलब कंफर्म मुझे एक फोकस मिल गया कि अपने को अभी इसमें ही करना है, करियर जो भी करना है म्यूजिक में ही करना है। अब आर्ट मेरी हॉबी बन के रहेगी जो मेरे साथ चलेगी जिंदगी भर, क्योंकि मेरे आर्ट ने मेरी आर्ट मुझे बहुत हेल्प करती है कि गाने लिखने के लिए। मैं कुछ फिल्म्स के सीन्स लिख रहा हूँ, फिल्म्स कर रहा हूँ, गानों का म्यूजिक बना रहा हूँ, फिल्म्स का बैकग्राउंड स्कोर बना रहा हूँ। तो आर्ट हमेशा एक ऐसी चीज जो मेरे साथ रहेगी है, जो मुझे क्रिएटिव थिंकिंग का जो प्रोसेस होता है अपना, उसमें बहुत मतलब हेल्प करता है। कि मेरा वो जो 3 साल जो मैंने LS राजा स्कूल ऑफ आर्ट में गुजारे थे एज एन अप्लाइड आर्टिस्ट, आर्ट्स के स्टूडेंट्स करके, तो वो लेसन्स काम में आते हैं कहूंगा। और फिर यहाँ से जर्नी म्यूजिक की शुरू होगी। MTV के रियलिटी शो से जुड़ने के बाद हाँ, किस तरह के बदलाव आए और वहां रह के आपने क्या सीखा नया? बहुत अच्छा। वो एक कहूंगा बहुत क्रूशियल फेज था मेरे लाइफ में। इसका कारण ये है कि जो 50 हम आर्टिस्ट सिलेक्ट हो गए थे, हमें एक जगह पे एक साथ रखा था जितना दिन शूट हुआ था उसका पूरा शो का। तो उस दौरान हमारे पास ना हमारे फोन थे, सब निकाल दिया था, क्योंकि वो एक्चुअल रियलिटी शो था एक्चुअल में। तो हमारे फोन नहीं थे, हमारा बाकी की दुनिया से संपर्क कुछ नहीं था। वहां पे पूरा 24 आवर्स आप रह रहे हो। तो शूट का दिन शुरू होने के पहले जितने भी दिन आप एक साथ हो, तो सोच लो 50 म्यूजिशियन, यंग यूथ जो और ऐसे मिक्स एज ग्रुप के थे, तो सब लोग मिलके अगर वही बात कर रहे हैं संगीत के बारे में। कोई बोल रहा है कि उनके इंस्ट्रूमेंट के बारे में ये है, कोई बोल रहा है कि गाने की ये स्टाइल ले लेते तो ये इम्पैक्ट हो सकता है, कोई रिदम का कुछ कर रहा है। तो यही हमारा होता था, हमारा दिन भर डिस्कशन होते थे, हम लोग एक साथ रियाज करते थे। तो वो एक और इम्पैक्ट हो गया कि मेरे थॉट प्रोसेस में कि अभी मेरा एक, जैसे कहूंगा, एक चैप्टर हुआ था रुया कॉलेज के दोस्तों के साथ जो मैं म्यूजिक कर रहा था। अब मेरा दूसरा चैप्टर एक शुरू हो गया जहां पे पूरे इंडिया से अलग अलग जगहों से म्यूजिशियंस आए हुए हैं। कोई आसाम से है, कोई देहरादून से है, कोई साउथ केरला से है, और सबके व्यू पॉइंट्स है वो एक्सचेंज हो रहे हैं इन अ हैप्पी वे। तो वो बहुत ही अच्छा फेज था मैं कहूंगा, क्योंकि मेरा जो म्यूजिकल वोकैबुलरी मुझे तभी पता चले कि यार ये एक महासागर है, बहुत बड़ा महासागर है संगीत। इसे हम मतलब एक लाइफ तो क्या मैं कहूंगा 7 लाइफ भी, मतलब 7 जिंदगी भी मिले तो भी वो नहीं है, मतलब उसको सीख कम है। हाँ, तो मैंने कहा कि यार आज से मैंने एक थाम लिया कि अपने को जितना सीखने को मिलेगा उतना लास्ट एंड तक सीखते रहना है। ये मेरा एक उस दिन से मेरा गोल बन गया। आज अगर मुझे आप पूछते हो कि आपका ये क्या है, मोटो क्या है, गोल क्या है, लाइफ क्या अचीव करना है, तो मेरा कोई गोल नहीं, एक सिंपल गोल है, लास्ट तक मुझे बस सीखते रहना है। तो ये चीज की वजह से जैसे हम लोग ट्रैवल करने लगे ये शो के बाद, हम ट्रैवल करने लगे शोज के लिए इंडिया में अलग अलग जगहों पे। तो एक दिन ऐसा आता है, मैं राजस्थान गया था, पहली बार मेरे लाइफ में राजस्थान गया था। अच्छा। और सिटी अभी भी याद है मुझे, उदयपुर सिटी में था। ये 2011 की बात होगी शायद, 2011। पर मेरा राजस्थान का मेरी समझ तो ऐसी थी कि यार राजस्थान है रेगिस्तान, तो जब जाएंगे तो पूरा डेजर्ट ही डेजर्ट होना चाहिए। तो जैसे उदयपुर में हम गए तो मैं ढूंढ रहा हूँ डेजर्ट है कहाँ पे। तब मुझे पता चला कि ये मेरा ट्रैवलिंग जो कहूंगा, हम अगर ट्रैवलिंग की बात करेंगे आगे, तो ये मेरा एक पहला चैप्टर था लाइफ से, यहाँ से और एक मोड़ शुरू हो गया। तो उदयपुर में डेजर्ट्स तो दिखे नहीं, सिटी है। तो मुझे पता चला कि कल्चर जो है ज्योग्राफिकली इंडिया इतना वास्ट है, और जैसे हम लोग कहते हैं कि हर एक राज्य में इतने सब कल्चर्स है, सब डिविजन्स है, ज्योग्राफिकली हो, ट्रेडिशनली हो, कल्चरली हो। राजस्थान में उस दौरान मैंने एक इंस्ट्रूमेंट देख लिया जिसे रावण हत्ता कहते हैं। तो रावण हत्ता नारियल के, जो नारियल रहते हैं, नारियल का, और उसके ऊपर चमड़ा लगा के बांबू, बांस का बांबू होता है बड़ा, उसमें बनाते हैं रावण हत्ता। तो है, मैं आपको दिखा दूंगा रावण हत्ता है। तो रावण हत्ता मुझे उस दौरान मिल गया, मिला नहीं एक्चुअली, मैंने देखा, मैंने सुना किसी को बजाते वक्त।
और मैं था टूर पे, तो हमारे टूर एक 7 दिन की थी, उसमें मैंने 2-3 बार वो इंस्ट्रूमेंट सुन लिया कि अब उस टाइम 2011 में गूगल या यूट्यूब पे ज्यादा उसकी जानकारी नहीं थी कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स की, ये फोक इंस्ट्रूमेंट्स, ये ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स, ये आर्टिस्ट कौन है, ये क्या करते हैं, इस चीज की काफी कोई जानकारी थी नहीं। मैंने वापिस आने के बाद ना मुझे उसका नाम पता था वो इंस्ट्रूमेंट का, ना मुझे पता है कि ये बजाने वाले मतलब इनको क्या कहते हैं, कोई ट्रेडिशन है, कुछ पता नहीं था, ब्लैंक था पूरा कैनवास। मैंने काफी कोशिश की ढूंढने की कि यूट्यूब पे कुछ जानकारी मिले, गूगल पे कुछ जानकारी मिले, कोई जानकारी नहीं थी। फिर मैं 2 महीनों के बाद वापिस चला गया राजस्थान, ये सोच लेके कि ये इंस्ट्रूमेंट हमको ढूंढना है, बस इसी चीज के लिए कि उसके जो सुर थे, उसका जो साउंड था वो मेरे कानों में गूंज रहा था। जब से मैं वहां से आ रहा तब से गूंज रहा था, और मतलब एक क्या बोल सकते हैं, मेस्मराइजिंग एक एक्सपीरियंस था मेरे लिए कि यार ये कुछ अलग है जो मैंने आज तक देखा नहीं है। और मुझे ऐसा उस टाइम लगा कि इसे एज अ हॉबी हो, जो भी हो, मुझे इसको सीखना चाहिए, ये इंस्ट्रूमेंट क्या है तो इसकी जानकारी लेनी चाहिए और सीखना चाहिए। इसके लिए मैं राजस्थान वापस चला गया। अब राजस्थान में मैंने ढूंढ रहा हूँ कि ये इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे मिलेगा, तो जो संगीत के जो साज के दुकान होते हैं वो लोग मुझे कहने लगे, यार सर आप क्या वो ढूंढ रहे हो, आप एक काम करो, आप तबला ले लो, आप हारमोनियम ले लो, आप गिटार ले लो। तो मैं कह रहा हूँ नहीं भाई, ये तो मुंबई में मुझे मिलता है, मुझे वो इंस्ट्रूमेंट, खास करके वही इंस्ट्रूमेंट देखना है कि, और मुझे उसका नाम भी नहीं पता था, तो डिफिकल्ट थोड़ा हो रहा था कन्वे करने के लिए, बट वो लोग समझ गए, जैसे मैंने उनको कहा कि वो ऐसे रख के कुछ बजा रहे थे ऐसे। तब मुझे पहली बार पता चला कि उसे बोलते हैं रावण हत्ता। अब मैं 4-5 दिन ढूंढ रहा हूँ गली गलियों में। मैंने सुना था कि वो जो फोर्ट्स वगैरह होते हैं वहां पे वो जो इंस्ट्रूमेंट्स वाले होते हैं बसकर, जो भोपा कम्युनिटी के लोग हैं, बाद में रिसर्च करने के बाद मुझे पता लगा उनको भोपा कम्युनिटी के जो आर्टिस्ट होते हैं वो बजाते हैं। तो फोर्ट्स के बाहर गया, टूरिस्ट प्लेसेस पे गया। एक दिन में जैसे बुक्स की एक दुकान थी, मैंने सोचा यार ये इंस्ट्रूमेंट तो नहीं मिल रहा, तो कम से कम कोई बुक्स की जानकारी हो, कहीं तो पुस्तक खरीद लूं। बुक्स के दुकान में चला गया, मैंने देखा कि भाई ऐसे ट्रेडिशनल या फोक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में कोई आपके पास जानकारी वाली कुछ बुक्स पुस्तक हो तो मुझे आप बता दो। मुझे एक रावण हत्ता, जो अभी पता चला कि रावण हत्ता बोले इंस्ट्रूमेंट मुझे चाहिए। तो जो शॉप के जो ओनर थे उन्होंने मुझे बताया कि आप गणगौर घाट करके घाट है लेक पिछोला पे, अलग अलग घाट है, उसमें गणगौर घाट करके बहुत फेमस घाट है, तो वो घाट पे चले जाइए, वहां पे एक आर्टिस्ट है जो ये इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, काफी फेमस है। मतलब ठीक है भाई। मैं और मेरा एक दोस्त था रोहन काटे करके, हम लोग दोनों गए थे। हम लोग दोनों उस दिशा से जहां पे उन्होंने कहा वहां पे पहुंचे। दूर से ही मुझे आवाज आई, जैसे आवाज आई मैं तो दौड़ा वाला रोहन चल, और कहते उसी डायरेक्शन में हम लोग भागे। और फाइनली हमें मिले किशन जी, जो भोपा कम्युनिटी के आर्टिस्ट है, जो रावण हत्ता बजाते हैं। ये मेरी उनसे पहली मुलाकात है 2011-12 के आसपास। और किशन जी जब भी मिले तो उनको पहले तो लगा कि मैं टूरिस्ट हूँ, तो मैं वो रावण हत्ता उनसे खरीदने की कोशिश कर रहा था। मैं उनके साथ बैठा, 2-3 घंटे पहले सिर्फ बातचीत की। मैंने उनको बताया कि मैं भी म्यूजिक सीख रहा हूँ, मैं गिटार बजाता हूँ, थोड़ा गाता हूँ, तो मैं गिटार लेके आया हूँ, बट ये इंस्ट्रूमेंट के खोज में मैं मुंबई से यहाँ तक आया हूँ। और तभी कॉलेज से आई थिंक जस्ट मतलब मेरा पास आउट हुआ था, जब कॉलेज से जस्ट बाहर आए थे, तो मतलब ऐसा सेविंग्स या फिर अपने पास बहुत पैसा है ऐसा नहीं, तो थोड़ा बहुत जो सेविंग था वो लेके गए थे वहां पे। वो मुझे पता नहीं था कि इंस्ट्रूमेंट खरीदने के लिए कितना रुपए लगने वाला है, बस एकदम कट टू कट पैसे थे। और मेरा एक सोर्स, मतलब मुझे एक चीज की जो बोलते हैं ना हम लोग जिम्मेदारी, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, तो एक चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी की हैबिट पहले से बना रखी थी कॉलेज टाइम से, कि अपने को अपना खुद का पैसा बनाना है, जो भी खरीदना है उसके लिए। पहला इंस्ट्रूमेंट तो माँ बाप ने दे दिया, अभी आप सीख रहे हो, अभी आप लेते रहोगे तो आपको उसकी मतलब बोलते हैं ना, वो महसूस नहीं होगा कि आपको उसमें कितनी एफर्ट डालने पड़ गए। तो एक बना लिया था कि अपन को कुछ आर्ट आता है, पेंटिंग आता है, कुछ भी करो, पैसा बनाओ, जो भी चाहिए खरीद लो। ये तो तभी मैं टैटूज बनाने लग गया था, परमानेंट टैटूज जो होते हैं। हाँ, टैटू आर्टिस्ट करके मैं काम कर रहा था कॉलेज में जब भी था। तो मैं उस वैसे फिर पैसे सेव करता था, और फिर कुछ खरीदना है, गिटार्स खरीदने हैं, गिटार्स के इंस्ट्रूमेंट्स के वो गियर इक्विपमेंट खरीदने हैं, वो होता था। मैं टैटू की मशीन में उदयपुर लेके गया था, ये सोच के कि वहां पे कोई अगर क्लाइंट्स मिले तो मैं उनपे वो करके पैसा बना लूं, इंस्ट्रूमेंट मिले तो उनको पैसा दे दूं, वो इंस्ट्रूमेंट लेके मुंबई आ जाऊं। और जो पैसों के साथ में जो वहां से यहाँ से निकला था, मुझे पास सिर्फ इतने ही पैसे थे कि मैं कुछ 7-8 दिन वहां पे रहूं और फिर मैं कुछ तो करके वापस आ जाऊं, इतने कट्टू-कट पैसे थे। किशन जी मिले, किशन जी के साथ मैंने काफी टाइम तक गिटार बजा के, और वो उनका साथ बजा रहे, मैं गिटार बजा रहा हूँ, हम लोग की एक बॉन्डिंग हो गई। ये दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा लाइफ में। ये वो दिन है
जहाँ से मेरा लाइफ एक्चुअली चेंज हो गया। मतलब वो लिटरली वो जो गणगौर घाट पे बैठ के बजाते हैं तो टूरिस्ट लोग आके उनको देखते हैं, उनके फोटोज निकालते हैं, उनको पैसा देके जाते हैं। ये जिसको बस्किंग ऐसे बोलते हैं, बस्कर्स बोलते हैं, जो काफी पॉपुलर है यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज में, जहाँ पे अपने जो सबवेज वॉबवेज में लोग अपने गिटार के इंस्ट्रूमेंट के केस कर वहां पे परफॉर्म करते हैं तो लोग आते जाते हैं, उनको पैसा देके जाते हैं एक आर्ट की कदर के लिए। वो बस्किंग जो होता है, बस्कर्स, तो किशन जी वही करते थे। और उनकी जो बेटर हाफ, जैसे उनकी जो पत्नी है, वो उनका वो सिल्वर ज्वेलरी का वो चादर बिछा के फिर टूरिस्ट को उनका जो सिल्वर के जो ज्वेलरीज होते हैं वो उनका वो रोजी रोटी वही होता था कि आज सुबह को वो लगाया, उन्होंने बजाया, जो भी लोग आके उनको एज तो मतलब बख्शिश देके जाए, वो उनकी शाम की रोटी है। ये मुझे उस दिन वहां पे मैं पूरा दिन उनके साथ बैठा देखने के लिए इनका लाइफ कैसे है। और मुझे बहुत कुछ अंदर से मतलब वो तभी मैं वैसे मतलब छोटा था, मतलब मेरी मैच्योरिटी में मतलब कम से कम मैं कुछ 20-21 साल का रहूंगा शायद, 19-20 जो भी। बट वो जो मैंने देखा उस दिन में, पूरे दिन में मैंने देखा, फिर उधर से मुझे रियलाइज हो गया कि यार एक आर्टिस्ट होना क्या होता है और जमीन से जुड़े रहना क्या होता है। ये उस दिन मैंने सीखा। और फिर किशन जी के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, जो आज तक वैसे की वैसे है। मैं उनसे मिलके जाते जाते मिलता हूँ, बार बार हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं म्यूजिक का। और वहां से मैंने पहली बार मेरी इंट्रोडक्शन होगी फोक म्यूजिक से। तो क्या ये माना जाए कि आप जो पहले फ्यूजन म्यूजिक कर रहे थे और गिटार बजा रहे थे, एमटीवी ने आपको अचानक मोड़ दिया? नहीं, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि एमटीवी ने मोड़ दिया, क्योंकि एमटीवी जाने के पहले से हम लोग फ्यूजन म्यूजिक बहुत कर रहे थे। हमारा मतलब ऐसे हो गया था कि कुछ बच्चे आए मुंबई में जो क्योंकि हम लोग ने कंपटीशन बहुत बड़ा, कोई हिंदुस्तान टाइम या कोई न्यूज़पेपर का एक बड़ा कंपटीशन हुआ था, वो हम लोग ने जीत लिया था। जिसमें 16 या 17 बैंड आए थे। 17 अगर थे तो मान के चलिएगा 16 बैंड पूरा वो रॉक म्यूजिक, वेस्टर्न बजाने वाले, इंग्लिश गाने वाले। हम लोग गए कुर्ता पहन के, गिटार लेके, तबला लेके, गायक, और हम लोग ने बजाया है इंडियन म्यूजिक का फ्यूजन। और हम लोग के पास लोग ऐसे देख रहे कि यार कौन है, मतलब इधर क्या चल रहा है, तुम लोग क्या कर रहे हो। और हम लोग उसमें फर्स्ट आए थे। और उस दिन हमारे फोटो जो छप के आए न्यूज़पेपर में, वहां से हम लोग का मतलब एकदम अलग से कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई अपना जो इंडियन म्यूजिक है ना, उसमें बहुत ताकत है, तो यही करना है। वो तो थाम लिया था। तो ऐसा नहीं कहूंगा कि एमटीवी की वजह से कुछ चेंज हुआ। उसके पहले से ये मेरे ऊपर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रुइया कॉलेज से ही शुरू हो गया था। अच्छा। वो दोस्तों के साथ एमटीवी ने एक एमटीवी से एक जरिया बन गया कि बड़ा पिक्चर क्या होता है इसमें, कि सिर्फ क्योंकि इंडिया में बैंड कल्चर में आप एक बैंड के अगर मेंबर हो और एक ही बैंड इंडिपेंडेंटली कर रहे हो, जो भी आप वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से गाने बजा रहे हो, उस पर आपका घर नहीं चल सकता। करेक्ट। एक तो आपको करना है कि आप म्यूजिक कंपोजर बन जाओ ताकि आप फिल्म्स कर रहे हो, या सेशन आर्टिस्ट बन जाओ कि आप दूसरे कंपोजर्स के रिकॉर्डिंग्स वगैरह बजा रहे हो, लाइव शोज बजा रहे हो, बॉलीवुड सिंगर्स के साथ आप शोज कर रहे हो, तो आपका घर बिल्कुल अच्छे से चलेगा। बट अगर आप इंडिपेंडेंट बैंड के आर्टिस्ट हो तो उसके अलावा कुछ ना कुछ और करना ही है एज अ प्रोफेशन, अगर आप चूज करते हैं। ये मैंने उस टाइम सीख लिया था एमटीवी का शो करने के बाद। क्योंकि और उसके बाद मुझे काफी सारे ऑफर्स भी आए थे आर्टिस्ट, बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग के साथ परफॉर्म करने के लिए। और मैं परसों ही किसी से कह रहा था कि उस दौरान आए थे, मैं अभी नाम नहीं लूंगा किसी का, बट वो जो बड़े आर्टिस्ट के मेरे ऑफर आए थे उस टाइम, वो मैंने अच्छे से मतलब थोड़ा पोलाइटली मैंने वो नहीं खरीदा उनको। क्योंकि मुझे एक चीज का डर था कि अगर मैं अभी से इस चीज में जाऊंगा कि मैं आर्टिस्ट लोगों से अगर प्ले कर रहा हूँ, कुछ बजा रहा हूँ, मेरा गिटार बजा रहा हूँ या जो भी है, तो मेरी शायद से क्रिएटिविटी वहां पे रुक सकती है इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि वहां से पैसा भी वो एज में आना अगर शुरू हो गया अच्छे से, तो फिर आप कंफर्ट जोन में चले जाओगे, फिर आपको हाथ पैर मारने का मन नहीं करेगा और आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। फिर मैंने उस टाइम सोच लिया कि भाई नहीं, ये नहीं करना है। तो फिर मैंने उनको मना कर दिया कि नहीं, मुझे अभी सीखना है। और वैसे करते ये मैं जैसे पहले जो इंस्ट्रूमेंट में रामानाथ किशन जी से लेके आया, जो आते मैं बजाता था, वो बहुत डिफिकल्ट इंस्ट्रूमेंट है रामानाथ, बहुत डिफिकल्ट इंस्ट्रूमेंट है। मुझे मतलब 2 साल सिर्फ उसमें हाथ चलाने के लिए, हाथ सेट करने के लिए गए, 2 साल, इतना डिफिकल्ट।
चालू है। तो ये रावणहत्ता है जो मैं कह रहा था। तो जैसे मैंने रावणहत्ता किशन जी से मैंने जैसे लेके आया था, ये है वो रावणहत्ता। ये उन्होंने मेरे लिए बाद में बनाया हुआ है। पहले जो मैंने लाया था इससे थोड़ा छोटा था सीखने के हिसाब से, और ये उन्होंने मेरे लिए स्पेशल बनाया है रावणहत्ता। आप देखोगे इसको तो इतना मजबूत, और ये मेरे जो शोज में जो मेन शोज चलते हैं मेरा मेन इंस्ट्रूमेंट रावणहत्ता जब भी होता है बजता है तो ये बजता है। इसमें होता है नारियल का नारियल का शेल जो होता है, बेसिकली नारियल होता है। फिर नारियल को सुखा के उसके ऊपर चमड़ा लगा के फिर उससे एक बड़ी सल्ली जाती है जिसके ऊपर बांस का बाम्बू होता है, और इसमें अभी ये वाला जो बड़ा है इसमें 17 तारे होती है। अच्छा। ये जो बीच में के तारे है और ये मेन तार है। तो जो मैं कह रहा था कि ये बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि ये जो तार है ना ये पूरी हवा में है। देखो ऐसे इसका कोई बेस नहीं है, जैसे गिटार में हो या कोई ये 2 तरह में हो तो इसको बेस नहीं है। तो ये ऐसे यहाँ से ऐसे पकड़ के बेसिकली ये बो से बजाना पड़ता है। ऐसे इसमें वो अलग अलग ट्यून बजाते हैं। तो जब मैं किशन जी उनके साथ, इसमें कितनी ट्यून बजा लेते हैं आप लोग? इसमें काफी ट्यून, आप बहुत सारे ट्यून बजा लेते हैं, बट ये इसमें होता है इसमें सप्तक जो है वो 1.5 सप्तक तक आप बजा सकते हो। जैसे कि क्योंकि एक ही तार है जिसपे मेन ट्यून बज रहा है, तो जैसे गिटार हो गया, वायलिन हो गया जिसमें 2-2, 3-3, 4-4 सप्तक मिलते हैं, इसमें वो नहीं है, इसमें रिस्ट्रिक्शन है। इसके लिए इसमें जो राजस्थानी गाने जो ट्रेडिशनल उनके है वो इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से जो बजते हैं, जैसे अभी राजस्थानी मारवाड़ी गाना है। फिर इसमें अलग अलग गाने बजा सकते हैं। सिर्फ बजाने के टाइम ये ध्यान रखना पड़ता है कि उसके सुर, गाने के जो कंपोजिशन जो जैसे रचना है वो कितने नीचे तक सुर जा रहे हैं और कितने ऊपर तक जा रहे हैं। क्योंकि ऊपर में ज्यादा से ज्यादा जाऊंगा तो मुझे ये सब जैसे सुर तो इधर तक मिल सकता है, 1.5 सप्तक तक मिल सकता है सुर। फिर उसके बाद जैसे अभी एक मराठी गाना बहुत वायरल हो गया था, ये सैराट मूवी का जो बीच में आता है, जैसे झिंगाट गाना है, तो मैंने देख लिया इसके सुर किधर तक जा रहे हैं और नीचे का कौन सा सुर आ रहा है। तो जब मुझे मिल गया क्योंकि नीचे का सुर इसके नीचे तक नहीं जाए क्योंकि इसके नीचे सुर नहीं है, तो ये जो मैं ओपन बजाऊंगा ये मेरा सबसे लास्ट सुर है। ओके, तो मैंने कोशिश करके देख ली, इसमें बजा के देख लिया। तो अभी तो जैसे ऐसे है। इसमें मैंने एक चीज और नोट की। हाँ, इंस्ट्रूमेंट तो है आपके पास, हाँ, लेकिन इसको बजाने के लिए आपके हाथ हाँ, और उंगलियों का जो सामंजस्य है, हाँ, वो आना चाहिए। यार वो गड़बड़ हुआ तो सब गड़बड़ है। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। और तो वो प्रैक्टिस करने में कितना समय लगता है और रोज रियाज कितना करते हैं आप? बहुत सही पूछा आपने। ये अलग इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से डिपेंड करता है कि कितना रियाज करना चाहिए, कितना रियाज करना पड़ता है। क्योंकि सबसे डिफिकल्ट वही चीज होती है जो पहले जब भी आपने हाथ सेट होने के लिए, अभी जैसे मैं गिटार सीख रहा था तो मुझे पता है कि गिटार का प्रिंसिपल फंडा क्या है बजाने का। अब जैसे मैंने ये इंस्ट्रूमेंट पकड़ लिया, अब इसको पकड़ना ही, अब गिटार ऐसे पकड़ते, इसको पकड़ना ही ऐसे है, ये बज रहा है, ये बोस है और इसके हाथ मेरे इधर है। अभी जब मैं ये हाथ यहाँ पे रखा हूं तभी ये बैलेंस हुआ है, हाथ छोड़ूंगा नीचे जा रहा है। अब उसी बैलेंस में मेरे को हाथ ऊपर तक ऐसा लेके जाना, राइट।
तो वो इसका ये इंस्ट्रूमेंट इसके लिए मैं कहता हूँ इतना डिफिकल्ट है, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट इंस्ट्रूमेंट। मैं आज करीबन 100 से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट बजा लेता हूँ, और सिर्फ इंडिया के नहीं, अलग अलग देशों के मैंने धीरे धीरे चालू किया जो सीखने के लिए। तो उस सब इंस्ट्रूमेंट में शायद ये इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो मुझे आज तक बहुत डिफिकल्ट लगा है। 1-2 साल तो मेरे सिर्फ हाथ इसमें सेट करने के लिए चले गए, ताकि क्या होता है, ये मैंने किशन जी से पहले 5-7 दिन में उनके साथ रह के जितना सीखने की कोशिश की थी वो सीख के तो आया था, बट आने के बाद अगर मैं सही कर रहा हूं या नहीं उसके लिए यहाँ पे किशन जी नहीं थे। करेक्ट। तो वो मुझे खुद से ही करना पड़ा कि भाई ये हो रहा है सही है, ये हो रहा है सही। और उस दौरान जैसे मैंने कहा 2011 की बात है जब भी मैंने शुरू की थी, तो वो टाइम आज कैसे इजी हो गया भाई, वीडियो कॉल कर लिया, किशन जी जरा देखो मैं सही बजा रहा हूं या नहीं। या कोई भोपा है और कोई बाउल है बंगाल से, अरे जय गुरु बाउल साहब आप देखो जरा मैं ये सही बजा रहा हूं कि नहीं, सही गा रहा हूं कि नहीं। ये मेरे आज वॉइस रिकॉर्डिंग भेज दिया, वीडियो कॉल कर दिया। उस टाइम ना व्हाट्सएप भी नहीं था उस टाइम, तो उस टाइम थोड़ा डिफिकल्ट होता था कोऑर्डिनेशन उनके साथ करने के लिए फोक आर्टिस्ट से। तो मुझे सब आके ना घर पे आके रोज धीरे धीरे रियाज करके, यार पहले पहले तो ऐसा होता था, तो अभी मैं इतना इजीली बजा रहा हूँ इसको, पर पहले पहले आवाज मतलब ऐसा आवाज आता था, तो मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता, यार आवाज अपने से बन नहीं रही है, यार क्या हो रहा है। मैंने सोचा कि भाई इसको हम लोग वॉल पे रख देता हूँ। नहीं तो कभी ऐसा भी हुआ होगा कि अरे छोड़ो जाने, ये नहीं सीखते कुछ और करते हैं। इसी के साथ पहले पहले हुआ था कि ये बहुत डिफिकल्ट है, फिर मैंने इसको थोड़ा अंदर रख दिया था कवर में डाल के। फिर मैंने सोचा नहीं यार ऐसा क्यों, अगर मैं गिटार सीख सकता हूँ तो फिर ये भी सीख ही सकता हूँ। फिर इसके लिए मुझे पहले 1-2 साल इसमें गए थे हाथ सेट करने के लिए, उसका वही भी कह रहा हूँ कि शायद से मैं जल्दी से भी सीख सकता था, बट मेरा वो फेज ऐसा आ गया क्योंकि पहला इंस्ट्रूमेंट था जो अलग इंस्ट्रूमेंट कुछ नया है। तो मुझे ऐसा लगा कि यार छोड़िए अपने, मतलब पहले ऐसा थोड़ा लगा कि बहुत डिफिकल्ट है। एक बार तो मैंने इसको स्टेज में भी बजाया था क्योंकि मेरा गिटार का शो था, तो उन्होंने कहा कि तुम वो सीख रहे हो तो बजा के देखो। अच्छा। तो मैं कभी किसी चीज से डरा नहीं हूं ट्राई करके देखने के लिए, तो वो एक मेरी अच्छी बात रही। भले मैं गलत हो जाऊंगा तो लोग वो दिन के लिए कहेंगे तू गलत हो गया भाई स्टेज पे, बट या फिर कहीं पे परफॉर्म करने के टाइम, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये सबसे बहुत मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी चीज से मैं बहुत कुछ सीखा हूं। तो उस दौरान मुझे अभी भी याद है वो शो जिसमें मैंने ये बजाया था पहली बार। तो मैं आज वो शो की रिकॉर्डिंग सुनता हूँ तो मुझे पता चलता है कि भाई मतलब कोशिश बहुत अच्छी दिख रही थी उसमें, बट थोड़ा थोड़ा इधर उधर बजाया मैंने गलत, बट फिर भी मुझे किसी ने नाम नहीं रखा, लोगों ने मुझे चेयर किया, लोगों ने मुझे सपोर्ट किया क्योंकि मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा था। तो वो लोगों के मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, सब लोगों के लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया आज तक, क्योंकि ये जो एफर्ट्स मैं डालने की कोशिश कर रहा था उस टाइम तो इतने नहीं थे खैर, बट मुझे लगा कि हाँ थोड़ा डिफिकल्ट है तो बाजू में रखता हूँ। बट जिस दिन मैंने इसको वो दिन उस स्टेज पे बजाया था, भले वो थोड़ा गलत बजा था ना, उस दिन से बाद मैंने इसके ऊपर से हाथ छोड़ा नहीं है। मुझे एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ गया कि लोग भी देखना चाह रहे हैं तो मुझे अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। आपने कहा कि रावण हट्टा आपने बजाना शुरू किया, 2 साल आपको लग गए, काफ़ी मेहनत हुई, प्रयोग भी किए कई बार। फिर कभी ऐसा मौका हुआ कि किसी फंक्शन में कहीं ऐसी जगह जब आपको किशन जी के साथ बजाने का मौका मिला हो, और वो मौका क्या था और उस वक्त लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं थी, क्या रिस्पॉन्स था? मैंने उनके साथ बजाया बाद में, फंक्शन में तो नहीं कहूंगा, फंक्शन में नहीं, पर मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। उसके बाद 2011 में जब पहली मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, उसके बाद हम लोग संपर्क में रहते थे हमेशा फोन के द्वारा। नंबर था, व्हाट्सएप कुछ नहीं था, मैं उनको बीच बीच में फोन करते रहता था। और एक टाइम पे जैसे मुझे काम धीरे धीरे मिलना शुरू हो गया, जैसे मैं पैसे इकट्ठा करने शुरू हो गया धीरे धीरे प्रोजेक्ट्स करके, क्योंकि उस टाइम ज्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे कि मैं यहाँ से उठूं आज और उदयपुर जाऊं। वो मैं पहली बार जब उदयपुर भी गया था, वो ट्रेन से अहमदाबाद से उतर के वो बसें होती थी जिसमें लोग भर भर के जाते थे, ऐसा सब वो जर्नी है, उसका एक अलग मतलब जर्नी है। अभी इजी हो गया है ट्रैवल करने, पर उस टाइम थोड़ा सोच के करना पड़ता था। तो मेरी उनसे ज्यादा मुलाकात नहीं होती थी, पर हम लोग संपर्क में रहते थे फोन करके, मतलब कि अरे किशन जी आप कैसे हो क्या, क्योंकि मेरा उनके साथ एक बहुत इमोशनल कनेक्ट हो गया था। वो ऐसा था कि जब मुझे रावणत्ता उनसे खरीदना था, तो जो एक्चुअल रावणत्ता की जो कॉस्ट प्राइस होती है, आर्टिस्ट जब बना के उसको बेचते हैं तो ज्यादा बनाने वाले है नहीं, तो उनको सल्यूट कि जो लोग इस चीज को अभी तक रखे कायम कोशिश रखे है कि बना रहे। तो उतने पैसे मेरे पास थे नहीं, और मेरा प्लान तो ये था कि अगर टैटू के क्लाइंट मिल गए तो पैसे इकट्ठा हो जाएंगे, फिर मैं उनको देके उनसे खरीद लूंगा।
तो उन्होंने ऐसे जज किया, उन्होंने नहीं, पर उनको ऐसा लगा कि मुंबई से अगर ये लोग आए हैं तो इनके पास तो पैसे होंगे ही। और लास्ट दिन था, मुझे अभी भी याद है, मैंने रावण हत्था तो पसंद करके रखा था उनसे, और वो 2-3 दिन मुझे सिखाते थे। उसके भी अभी मेरे पास बहुत मतलब फोटोज वगैरह उस टाइम पे ब्लर, वो जो फोन का जो छोटा कैमरा से खींचे हुए, और मेरा कैनन का एक छोटा कैमरा वो मेरा लेके गया था, उसमें फोटोज अभी तक है मेरे पास, मुझे अभी भी फ्रेश है मेरे दिमाग में वो सब। तो उनको मैंने कहा कि किशन जी, इसकी जो आप प्राइस बोल रहे हो ना, उतने तो पैसे मेरे पास है नहीं तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी तो ऐसे ही जाऊंगा बिना लेके, पर मैं पैसा इकट्ठा करके आके आपको दे दूंगा और फिर उस टाइम में लेके जाऊंगा। तो उन्होंने कहा, क्योंकि और उस मतलब पहले दिन से लेके ये जब बात हुई तो बीच में हम लोगों ने 4-5 दिन एक साथ बहुत बजा हुआ था, एक साथ में गिटार बजा रहा था, वो रावण हत्था बजाते थे। मतलब लिटरली जो वहां पे जहां पे वो गणगौर घाट पे बैठ के बजाते थे, वहीं पे मैं भी दिन भर बैठ के उनके साथ बजाता था। और लोग आते थे, वो लोग देखने के लिए इकट्ठा होते थे। आपने जैसे कहा कि किशन जी के साथ मैंने आपको बजाया, तो वो देखने के लिए लोग इकट्ठा होते थे। फॉरेनर टूरिस्ट से लेके इंडियन टूरिस्ट से लेके उधर के लोकल लोगों तक सब, मैंने आज तक वो गणगौर घाट ऐसा नहीं देखा कि लोग वहां पे इकट्ठा हो गए कि कुछ एक परफॉर्मेंस चल रहा है। तो वो होता था, और उस दौरान वो 4-5 दिन में ऐसे हो गया कि बहुत सारे लोग उनके मतलब जैसे उनको एक बख्शिश देते हैं तो बख्शिश देने लगे बहुत। वो तो पहले से दे ही देते थे, पर ये उनको लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग दिखने लगा कि यार ये गिटार और इसका फ्यूजन बन रहा है। उस टाइम जितना यूट्यूब आज बहुत देखने मिलता है कोक स्टूडियो की वजह से वगैरह, पर उस टाइम इतना था नहीं, तो कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा था। और वो ना हमारा रोज दिन का बॉन्डिंग, मतलब मैं उनको बोलता था कि किशन जी ये सी, इसको सा, ये वेस्टर्न म्यूजिक में इसको सी बोलते हैं, तो ये स्क्वेल रावण हत्था पे ऐसे बजा के देखो ना आप कैसे लग रहा है। तो वो भी खुश हो जाते थे, यार कुछ नया मिल रहा है, क्योंकि उनका जो ट्रेडिशनल म्यूजिक है वो हमेशा बजाते हैं, मतलब उनको आप नींद से भी उठा जगाओ ना, वो ऐसे बजाएंगे आराम से। पर उनको भी ऐसा लगा कि यार कुछ इसमें कुछ नया है, मजेदार है। तो हमारी एक बॉन्डिंग हो गई। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप एक काम करो सर, आप ना इसको लेके जाओ, ऐसे ऐसे का छोड़ दो। मैं बोला नहीं यार ऐसे कैसे होगा, ये तो सही नहीं है। बोले नहीं आप लेके जाओ, हम लोग बाद में देखेंगे। तो मेरे को ये सही नहीं लग रहा था, मैंने नहीं किशन जैसे नहीं। तो मेरे पास मैंने कहा कि एक काम करते हैं, अपने जो टैटू में मशीन जो लाया हूं, अगर कुछ बनता है 1 दिन 2 दिन में तो फिर देखते ही कट। और हमारे कोई दोस्त था, उसके दोस्त 1-2 जो ने टैटू बना लिया और थोड़े पैसे इकट्ठा हो गए। वो भी इतने पूरे नहीं थे कि उनको मैं पूरे दे सकूं, तो मैंने जितने इकट्ठा हो गए थे उसमें से इतने तोड़े कि मुझे मुंबई पहुंचने के लिए वो बस ट्रेन का करके लोकली इतना रहेगा। मैं बाकी पैसे सब किशन जी को दे दिए दिन में। रावण हत्था लिया, मैंने बोला कि कल शायद सुबह हम लोग निकल जाएंगे। उसी रात को 12 बजे बस थी उदयपुर बस स्टैंड से लेके जो अहमदाबाद आती है, 4.5 घंटे लगते थे उस टाइम। और अहमदाबाद से हम लोग सोचे कि जनरल का टिकट बना के ट्रेन से बॉम्बे आ जाए, इतना पैसा रखे थे। किशन जी पैसा लेके उनके घर पे चले गए जब, तो उन्होंने मुझे रात को फोन किया उस दिन, और वो बोले कि सर आप एक काम करो, आप ना कल सुबह जब मुझे मिलोगे जाने के पहले, तो ये सारा पैसा ना ये आप लेके जाओ। मुझे समझा नहीं है क्या बात करे। वो बोले कि नहीं, आज मुझे समझ गया कि आपको इसकी जरूरत है। तो मैं भी वो मेरे मन में कह रहा हूँ कि यार आपको भी इसकी जरूरत है, क्योंकि मैंने आपका लाइफ देख लिया है। और दोनों साइड से ये मतलब साइलेंट कॉन्वर्सेशन हो रहा है कि आपको जरूरत है और मैं कह रहा हूँ आपको जरूरत है। तो अगर मैं उस दिन रुकता वहां पे दूसरे दिन तक, तो वो मुझे वो पैसा वापस देते थे, मुझे पता था। तो मैं उसी रात को हम लोग 12 बजे उधर से निकले, क्योंकि मुझे उनको मिलना नहीं था, क्योंकि मुझे पता है अगर मिलूंगा तो वो पैसा देंगे वापस, वो मुझे नहीं चाहिए था वो। तो उस चीज की वजह से जो बॉन्डिंग आज तक हुई है ना, फैमिली जैसा हो गया है। और उनका स्ट्रगल जो मैंने देखा है, तो जब भी अभी जैसे कोविड के दौरान बहुत आर्टिस्ट लोग के लिए बहुत कठिन समय था, बहुत कठिन था। ये जैसे ये ट्राइबल ट्रेडिशनल आर्टिस्ट, उनका तो बहुत मतलब बहुत खराब समय चल रहा था। तो फिर मैंने सोचा यार उस वक्त अगर वो मेरे बारे में इतना सोच सकते थे, तो अभी मुझे उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। तो फिर मैं उनको हेल्प करते रहा, जैसे कितना भी कुछ हो सके कि अगर, क्योंकि लोग आज मेरे वीडियोस देख के मुझे पूछते हैं कि रावण हत्था, फिर मैंने चालू किया कि यार रावण हत्था आपको चाहिए, ठीक है मैं दिलवा दूंगा। किशन जी अपने को 2 रावण हत्था बनाना है, तो रावण हत्था डायरेक्ट जाएंगे जो भी कस्टमर है उनके पास। तो मैंने एक फोक्सवैगन करके एक कंपनी जैसे एक ब्रांड चालू कर दिया, फोक्सवैगन नाम से। और फिर ऐसे ऐसे लोग जुड़ते गए और ये जर्नी शुरू हो गई। राजस्थान में आप उदयपुर गए और आपको एक इंस्ट्रूमेंट मिला। राजस्थान बहुत अलग अलग क्षेत्र है और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजते हैं वहाँ, और किसी इंस्ट्रूमेंट से परिचय हुआ था? बहुत। राजस्थान के खरताल जो है
राजस्थान में मैं उदयपुर से मेरी मुलाकात हो गई थी, राजस्थान की पहली मुलाकात मैं कहूंगा। उसके बाद राजस्थान जैसे मेरा दूसरा घर, आसाम और राजस्थान जैसे 2 स्टेट है, यहाँ पे मैं इतनी बार गया हूँ कि लिटरली राजस्थान के कोने कोने में मेरे मतलब अलग अलग, जैसे जैसलमेर हो, जोधपुर हो, बाड़मेर हो, सब जगह पे मेरे दोस्त है। और जिन सब दोस्तों के घर में मैं रह के आ चुका हूँ। मतलब लिटरली जो डेजर्ट है, डेजर्ट में कैसे लोग रहते हैं वो मैं खुद मतलब वहां पे रुका हूं मैं। अच्छा। उनका लाइफ किया है। तो ये जैसे राजस्थान की करताल है, जिसको ये परकशन इंस्ट्रूमेंट है, जिसको ऐसे बजाते हैं। तो इसमें जो मांगनियार ट्रेडिशन और लंगाज होते हैं, मांगनियार होते हैं, मांगनियार ये करताल बहुत बजाते हैं करताल। उसके बाद कमायचा बजता है वहां पे। तो मैं वापस ये कंसिडर करूंगा, बहुत लकी हूं कि पद्मश्री साकर खान जी जो कमायचा वादक थे, उनको पद्मश्री मिला था। तो उनके घर में मैं खुद गया हूँ, उनके फैमिली के साथ मैंने खाना खाया है, उनके साथ मैंने गाना वाना बजाया है, जैम किया है। उनके घर में ही 3 पीढ़ियां अभी संगीत अभी कर रहे हैं। हाँ, साकर खान जी तो अभी ऑफ हो गए, मतलब वो गुजर गए, बट उनके बेटे हैं घेवर जी है, घेवर जी, और फिर उनके पोते हैं लतीफ करके, लतीफ खान। तो ये सब उनके साथ मैंने काफी टाइम गुजारा है और मैंने देखा कि वो कमायचा इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि ये कमायचा इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले अभी कम है। तो कमायचा हो गया राजस्थान का एक इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद बीन आती है, जो सपेरा लोग, राजस्थान की कम्युनिटी, जिप्सी कम्युनिटी है सपेरा, तो वो बजाते हैं, वो कम्युनिटी के लोग बजाते हैं। फिर रावणात्ता, जैसे मैंने कहा कि भोपा कम्युनिटी के लोग, अलग अलग कम्युनिटीज है। उसके बाद बजता है सारंगी बजती है, जो फिर लंगाज और मांगनियाज बजाते हैं। सारंगी होती है अपने कमायचा जैसी, कमायचा काफी बड़ा होता है, तो उसका साउंड बहुत डेप्थ में होता है और इंटेंस साउंड होता है। और करताल है, ढोलक है, नगाड़ा है, वो नगाड़ा में भी बजा लेता हूँ। तो नगाड़ा राजस्थान का है। नगाड़ा आपको ज्यादा देखने मिलेगा पुष्कर उसकर जैसे इलाकों के पास में। तो वहां पे भगवान के मंदिरों के यहाँ पे नगाड़े बजते हैं, राजस्थानी नगाड़े। ये सब इंस्ट्रूमेंट्स है। उसके बाद अलगोजा है, राजस्थानी अलगोजा, जो एक कम्युनिटी के लोग बजाते हैं। जो अलगोजा 2 बांसुरी रहती है ऐसी सीधी वाली, जिसमें जैसे मैंने वो पेपा बजाया था कि एक बार सुर चालू है तो रुकना नहीं चाहिए। तो बहुत डिफिकल्ट है वो एक इंस्ट्रूमेंट, बहुत डिफिकल्ट है। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स है राजस्थान के। मधुर परवल जी, फिल्मी संघ के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।